Once again, a very good evening, everyone. In today's session, we will discuss about pricing and place. ठीक है, we have already learned about the five P's of marketing mix. The first one is product, second is third is place, and the fourth one is promotion. So, out of them, two of them we will discuss today. I'm sharing my PPT. सभी को विजिबल है? सभी को पीपीटी विजिबल है? से यस और नो? ओके. Let's firstly discuss some question which we have studied yesterday. I'm starting a poll on the topic which we have discussed in last class. Here the question is on your screen. सभी को स्क्रीन में क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Our first question is, what is the primary purpose of labeling in food packaging? ठीक है, जो फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री है वहां पे जो लेबलिंग की जाती है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? क्यों वो लेबलिंग क्यों क्यों जाती है? क्यों उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है हर प्रोडक्ट के साथ? फर्स्ट ऑप्शन इज टू मेक द पैकेजिंग अट्रैक्टिव. उस पैकेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. ठीक है, उस पैकेज को सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए. सेकेंड, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. उस प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए. ठीक है, उस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या एक्सपायरी डेट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए. अवर थर्ड ऑप्शन इज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग. जो भी पैकेजिंग का खर्च आ रहा है उसको कम करने के लिए हम लेबलिंग करते हैं. फोर्थ, टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन इज टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ मीन्स कि जो हम उसको जो उसकी लाइफ ऑफ प्रोडक्ट होती है उसको बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं. Here we got the answer from all the learners, and the result is 16% students selected the option 1, 72% students selected the option 2, and 12% students selected the option 4th. So here the right answer is the second one, to provide information about the product. Now we have second question on our screen. Our question is, what is the main historical purpose of labeling in food industry? फूड इंडस्ट्री में हम क्यों लेबलिंग करते हैं? क्यों वो जरूरी है? क्या प्राइमरी पर्पस है? Here the options are to enhance the flavor of the product. ठीक है, जो भी फूड है उसका स्वाद बढ़ाने के लिए. सेकेंड, टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट. हमें बताने के लिए कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे हैं. थर्ड, टू इंक्रीज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो भी उत्पादन की लागत है उसको बढ़ाने के लिए. एंड द फोर्थ वन इज टू प्रिवेंट पैकेजिंग. ठीक है, पैकेजिंग को बचाने के लिए. सभी क्वेश्चन आंसर सेशन में सभी ज्वाइन हुआ कीजिए, सभी अपना अपना रिप्लाई किया कीजिए. ठीक है, अभी तक सिर्फ 50% स्टूडेंट्स ने ही रिप्लाई किया है. आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वो स्ट्रांग होता जाएगा.
So here we have the answer. Good. 92% students selected the second answer, which is the right one, to identify the source of ingredient. जो भी ingredient उसमें लगे हुए हैं, जो भी ingredient से वो product बना है, उसको कंज्यूमर को बताने के लिए हम लेबलिंग करते हैं फूड इंडस्ट्री में बेसिकली. Now the third question is on your screen. क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सभी को? से यस और नो रिप्लाई तो आ रहा है स्टूडेंट्स का. जिनको क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहा है वो अपना नेट रिफ्रेश करें, क्योंकि रिप्लाई आ रहा है स्टूडेंट्स का, इट मीन्स कि स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है. तो जिनको नहीं दिखाई दे रहा वो अपना नेट रिफ्रेश करें. नाउ दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्केटिंग रिसर्च. The question is, what is the primary goal of marketing research? The first option is to maximize profit, profit को increase करने के लिए. Second option is to minimize competition, competition को कम करने के लिए. थर्ड ऑप्शन इज टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व मार्केटिंग प्रॉब्लम. ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च हम क्यों करते हैं कि हम जो भी मार्केट की नीड है, मार्केट की जो प्रॉब्लम है उसको हम समझ सके. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज टू क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने ब्रांड को लोगों तक को अवेयर कराने के लिए. ठीक है, फोर्थ. सो हियर वी हैव द रिजल्ट. 14% students selected the first option to maximize profit. 3% students selected the second option to minimize competition, and 77% students selected the third option, which is the correct, to understand and solve marketing problem. ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हम मार्केटिंग रिसर्च क्यों करते हैं? अपने जो भी मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको स्टडी करने के लिए, उनको समझने के लिए. ठीक है, जो टू क्रिएट अवेयरनेस, ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी वो हम प्रमोशन में देखेंगे जब हम प्रमोट करेंगे. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च. इनमें से कौन सा रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च नहीं है? पहला, कंज्यूमर रिसर्च, उपभोक्ताओं के ऊपर शोध. ठीक है, दूसरा है कॉम्पिटेटिव रिसर्च, ठीक है, जो कॉम्पिटिटर है हमारे उनके ऊपर रिसर्च करना. तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, और चौथा है प्रोडक्ट रिसर्च. So here we have the right answer is astronomical research, and 94% students selected the right answer. Good. Now I am closing the poll and we will start our session.
सभी को स्क्रीन क्लियर है? सभी को पीपीटी शो हो रही है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइसिंग. As we all know, pricing is the second P in the marketing mix. Okay, and it is the most important P in the marketing mix because ये हमारे प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू बताती है. जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, इंडियन कंज्यूमर्स है, वो किसी प्रोडक्ट को किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या किसी प्रोडक्ट को देखते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? प्राइस चेक करते हैं. ठीक है. तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज. ठीक है. प्राइसिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं. नाउ, प्राइस एज पर प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर और सेलर के लिए प्राइस का क्या डेफिनेशन है? ठीक है. प्रोड्यूसर और सेलर के लिए प्राइस क्या होता है? अ क्वांटिटी ऑफ मनी रिसीव्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी पैसे वो रिसीव करता है इन प्लेस ऑफ हिज और हर प्रोडक्ट. ठीक है. जो उसने प्रोडक्ट बेचा है उसके बदले जो उसे पैसे मिलते हैं वो क्या कहलाता है? प्राइस. फॉर अ प्रोड्यूसर. बट फॉर अ कस्टमर, प्राइस इज द क्वांटिटी ऑफ मनी स्पेंड इन बाइंग गुड्स और सर्विसेज. और कस्टमर के लिए क्या होता है प्राइस? दैट क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि वो कस्टमर स्पेंड करता है किसी भी एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. ठीक है. नाउ, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग डिसीजन. ठीक है. अब हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी को एक प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करने में. ठीक है. आपने बिजनेस स्टार्ट किया. सब लोग क्या चाहते हैं? कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाए. तो हम क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस हम अपना फिक्स करेंगे प्रोडक्ट का, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंक्रीज कर पाएंगे. बट ऑन द अदर हैंड कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करें. तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा जो रियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए. ठीक है. द फर्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द, किसी भी बिजनेस का उद्देश्य. जब कोई व्यक्ति कहीं किसी बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसका कुछ गोल होता है. सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने सोचा कि मैं वहां पे 2 लाख रुपए लगाऊंगी बिजनेस में. ठीक है. और मेरा दिमाग में क्या रहेगा कि मुझे इतना रिटर्न जनरेट करना है. सपोज मैं चाह रही हूँ कि मैं यदि 2 लाख रुपए किसी बिजनेस पे लगाती हूँ तो 10% मेरा रिटर्न होना चाहिए. तो मैं उसके बेसिस पे जाऊंगी. तो जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस है वो कोई भी हो सकता है. द फर्स्ट वन इज रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, कि मैं एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न जनरेट कर पाऊँ. दूसरा होता है कैप्चर ऑफ द मार्केट. मैं चाहती हूँ कि मैं मार्केट शेयर को ज्यादा कैप्चर कर पाऊँ, कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बना पाऊँ. तो इसके लिए क्या होगा? मेरा प्राइसिंग टेक्निक अलग होगा, कि यदि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करना चाहती हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करना चाहती हूँ, तो क्या करूंगी? मैं कम प्राइस में प्रोडक्ट दूंगी. तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में. हियर द थर्ड वन इज कंट्रोल ओवर सेल्स एंड प्रॉफिट. और आपका थर्ड पॉइंट है कि आपके पास कितना कंट्रोल है आपकी सेल्स में. ठीक है. क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट लाइन पे हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, नीड क्या है. उसके अकॉर्डिंग आपका कंट्रोल, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका मार्केट में कितना कंट्रोल है आपके प्रोडक्ट का. तो उसके बेसिस पे भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. क्यों? क्योंकि हमारा जितना कम से कम कॉस्ट रहेगा, हम उतना कम से कम प्राइस डिसाइड कर पाएंगे. पर यदि हमारा कॉस्ट ही ज्यादा रहेगा तो हम प्राइस भी ज्यादा रखेंगे. तो जो मार्केट में मार्केट में जो प्राइस अवेलेबल है अदर प्रोडक्ट का, हमारे कॉम्पिटिटर्स के जो प्रोडक्ट है, उनसे हम ज्यादा कॉस्ट में दे पाएंगे, ज्यादा प्राइस पे देंगे, तो जो हमारी सेल्स है वो कम होने की चांसेस होती है. तो हर एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है? वो ज्यादा ट्राई करता है कि जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम हो.
नेक्स्ट आता है मार्केट पोजीशन। ठीक है, मार्केट पोजीशन मीन्स कि आप मार्केट में किस पोजीशन में है, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में है या आप एक न्यू कमर है। जैसे सपोज आप एक रेपुटेड कंपनी, जैसे मैंने कल भी एक आपको एग्जाम्पल बताया था टाटा कंपनी का। ठीक है, टाटा कंपनी में क्या होता है कि हमारा जो इंडियन कस्टमर्स है उनको क्या है, ट्रस्ट हो चुका है उस पे। यदि टाटा कंपनी 2 रुपए ज्यादा भी चार्ज करती किसी प्रोडक्ट का, तो हम विलिंगली क्या करते हैं, उसको पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका रेपुटेशन अच्छा है इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स। क्या है, उस कंपनी का रेपुटेशन अच्छा है, तो वो कंपनी क्या कर सकती है, हाई प्राइस भी चार्ज कर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड कोई नया प्रोडक्ट आया, नया मार्केट में प्रोडक्ट आया, ठीक है, सपोज जैसे हम सॉल्ट का ही एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट के बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, टाटा भी बनाती है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एक न्यू प्रोडक्ट आया और नॉर्मली सारे प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल रहे हैं, 10 रुपए पैकेट हमें हमको मिल रहा है। ठीक है, जो न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में वो 12 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा, लोग उस प्रोडक्ट को नहीं ट्राई करेंगे, नहीं जाएंगे उसके पास। ठीक है, बट यदि वो न्यू प्रोडक्ट आया और वो उसको कम प्राइस में दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर अ वाइल हम एक बार उसको ट्राई दे सकते हैं। तो इसलिए जो रेप्यूटेड कंपनी वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है, बट जो न्यू कंपनी है ज्यादातर उन लोअर प्राइस ही चार्ज करती है, और वही लोअर प्राइस ही चार्ज करना चाहिए, क्योंकि आपको स्टेबल होना है, कंपनी स्टेबल होना है मार्केट में, आपको वहां जमना है, आपको वहां जाके अवेयर कराना है लोगों को अपने जो भी आपने प्रोडक्ट बनाए हैं उसको स्टैब्लिश करना है मार्केट में। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स प्राइस। कॉम्पिटिटर्स प्राइस, आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के प्राइस से। क्यों? क्योंकि मार्केट में जब आप जाएंगे, जैसे पेप्सोडेंट, जैसे आप टूथपेस्ट लेने जाएंगे, तो देखिएगा ज्यादातर जो उनके पैकेजिंग होती है, जैसे पेप्सोडेंट 10 रुपए वाला अवेलेबल है, तो क्लोजअप भी 10 रुपए वाला अवेलेबल होगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सेम रेंज में अवेलेबल होंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर का प्राइस बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपने देखा भी होगा, जैसे व्हील और ये सारी चीजें जो आती, वॉशिंग पाउडर्स आते हैं, तो यदि एक कंपनी ने प्राइस उसका इंक्रीज किया तो दूसरा भी क्या करता है, उसके साथ इंक्रीज करता है। यदि या वो कोई डिक्रीज किया तो वो भी डिक्रीज करता है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे भी प्रोडक्ट के प्राइस को। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पॉलिसी मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से, किस वे से, किस चैनल के थ्रू फाइनल कंज्यूमर तक जा रहा है। जैसे आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसमें बहुत सारे मिडिलमैन है, जैसे कि आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, जैसे मैं एक सोप प्रोड्यूस की, ठीक है, मैं लक्स सोप प्रोड्यूस करना अपना स्टार्ट की बिजनेस में। ठीक है, मैं अपना लक्स सोप मैन्युफैक्चरिंग बनाया मैंने, फिर उसको एजेंट को दिया, फिर एजेंट के थ्रू होलसेलर के पास गया, फिर रिटेलर के पास गया, फिर कस्टमर के पास गया। तो क्या हुआ, इसमें बहुत सारे मिडिल मैन इन्वॉल्व है। जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया, मुझे पैसे किसको देने पड़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर को देने पड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर को देने पड़ेंगे, रिटेलर को देने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगी, जो अपना प्राइस है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में वो सारे जो उनका जो मिडिल मैन का कमीशन और मिडिल मैन का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी मैं ऐड करूंगी। ऑन द अदर हैंड इफ हम या ऑन द अदर हैंड यदि हम जाते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, मैंने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और मैं अपना ही एक आउटलेट मार्केट में खोल लिया, मैंने डायरेक्ट वहां आउटलेट से कस्टमर को सप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ मिडिल मैन कोई नहीं रहा। तो यहाँ मिडिल मैन जब कोई नहीं रहेगा, तो मुझे किसी को चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, किसी के लिए प्रॉफिट मार्जिन नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर पाऊंगी, कम से कम प्राइस में कस्टमर को प्रोडक्ट दे पाऊंगी। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोडक्ट का प्राइस को डिसाइड करने में। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड इलास्टिसिटी। मेरी वॉइस क्लियर है ना सभी को? कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? से यस और नो? ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड इलास्टिसिटी, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, कि प्राइस इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी हमें क्या बताता है कि यदि हमारे प्राइस में कोई चेंजेस आते हैं तो वो कितना परसेंट चेंज लाएगा हमारे डिमांड पे।
हमारा इफ हमारी जो डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की वो इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है, इट मीन्स कि उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, तो हम उसको हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस प्राइस इलास्टिसिटी जो इनइलास्टिक कब होती है, जब हमारे पास वो मैंडेटरी प्रोडक्ट्स की जब बात करते हैं, जैसे कि सॉल्ट है। सॉल्ट क्या है, एक सॉल्ट की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो क्या बोलते हैं हम उसको, वो इनइलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट का ये नमक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा या कम खाना स्टार्ट नहीं कर देंगे। वैसे ही जैसे कि मेडिसिन होती है, अब मेडिसिन तो जरूरी है, ठीक है, प्राइस उसका जितना भी इंक्रीज हो डिक्रीज हो आप बंद तो नहीं कर सकते। तो जो जहां जब हमारी इनलास्टिसिटी की बात आती है तो हम वहां पे हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बट जब हमारा इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, जब हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है, इफ अवर डिमांड इज हाईली इलास्टिक द प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी वुड बी अडॉप्टेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस रिड्यूस प्राइस पे रिड्यूस प्राइस हमारे प्रोडक्ट का डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? एक बार और मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जब आपका प्रोडक्ट इनइलास्टिक होगा तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। बट जब आपका प्रोडक्ट इलास्टिक होगा, इलास्टिक डिमांड होगी आपके प्रोडक्ट की, तो आपको हमेशा लो प्राइस चार्ज करना होगा। देन नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। हमने बताया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था कि जैसे ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट का भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। लाइक द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन स्टेप, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी एंड लास्ट वन इज डिक्लाइन। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस है इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इंट्रोडक्शन स्टेज में होगी वो हम सेम स्ट्रैटेजी ग्रोथ स्टेज में नहीं फॉलो कर सकते। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आप अपने कस्टमर को अवेयर करा सके अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, दूसरी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रखेंगे। ठीक है, जब आपका प्रोडक्ट ग्रोथ स्टेज में आ जाएगा, लोग एक्सेप्ट करने लगेंगे आपके प्रोडक्ट को, तो क्या होगा, आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। द एट फैक्टर इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के। यदि आपका प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्वालिटी वाइज डिफरेंट है, इनोवेटिव होगा आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स ज्यादा होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास कुछ स्पेशल है, जैसे सपोज रेगुलर प्रोडक्ट ही है, बट आपने उसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स और ऐड ऑन कर दिए, उसके कुछ अच्छे अच्छे अल्टरनेटिव यूजेस और आपने बढ़ा दिया, ठीक है, उसकी वैरायटीज बढ़ा दी गई, उसमें कलर ऑप्शंस आपने बढ़ा दिया, तो ये आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है आपके कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से, और आपको प्राइस प्रीमियम प्राइस चार्ज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बाइंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर। बाइंग पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर कितना फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है। कितना फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है मतलब कि कितने जल्दी जल्दी परचेज कर रहा है। जैसे कि मैंने बताया था, जो फास्ट कंज्यूमर गुड्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड, तो ठीक है, जो चीजें हम डेली कंज्यूम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्वेंटली लोग उसको परचेज करते हैं, तो हम इसमें ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा सेल्स पे फोकस करते हैं और कम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। बट हमारा सेल्स ज्यादा होता है तो प्रॉफिट मार्जिन एड ऑन होते होते हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो हाई हो जाती है। ठीक है, वैसे ही जब हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से होते हैं, लाइक टेलीविजन, फ्रिज, लैपटॉप, ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं लोग फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते, 4 साल 5 साल 10 साल में एक बार परचेज करते हैं। तो इस टाइप के गुड्स के लिए क्या होता है, हम प्राइस हाई 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 हायर साइड में प्राइस डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रोडक्ट को फ्रिक्वेंटली परचेज नहीं करते हैं, एक ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो हम इसको हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं।
नो, द लास्ट वन इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीन्स कि आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा चल रहा है। आप यदि बूम में है, रिसेशन में है आपकी इकोनॉमी, ठीक है, तो उनके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे कि जब आप रिसेशन में रहेंगे, जब आप इकोनॉमी में मंदी रहेगी, तो आप क्या करेंगे, लो प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, कमी है, जॉब्स की कमी है, ठीक है, इनकम की कमी है। तो क्या होगा, रिसेशन के टाइम पे आप लो प्राइस चार्ज करेंगे। और जब आपके पास अच्छा सिचुएशन, लाइक बूम में है आप मार्केट के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, तो आप यहाँ पे हाई प्राइस चार्ज करते हैं। क्लियर है सभी को? कॉल हमारा फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग डिसीजन। ओके, ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, मेथड्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन। अब हम देखेंगे क्या क्या मेथड्स है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। Here we have the first one is cost based pricing method। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड में पहला है हमारे पास मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग को हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग भी बोलते हैं और फुल कॉस्ट प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसमें जो जितनी भी कॉस्ट लगी उसको आप सम टोटल करते हैं सबसे पहले। वो कॉस्ट क्या क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट का हम सम टोटल करते हैं, प्लस उसमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को ऐड करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यदि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं 2 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10% मार्जिन में काम करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट निकालूंगी, जो भी कॉस्ट आएगा उसमें अपना 10% मार्कअप प्राइस ऐड करूंगी और उसका फाइनल प्राइस डिसाइड करूंगी। जैसे मैं एक पेन मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, मेरा पेन बनाने का खर्च आता है 6 रुपए का, ठीक है, 6 रुपीज मेरी कॉस्ट आई टोटल, मैंने सारा कॉस्ट को ऐड किया, तो उसमें मैं क्या करूंगी, अपना परसेंटेज ऐड करूंगी, ठीक है। तो सपोज मैंने 2 रुपए उसमें ऐड किया, तो मेरा क्या हो जाएगा, 6 रुपीज प्लस 2 रुपीज, और उस पेन को मैं 8 रुपए में उस पेन का प्राइस को कोट करूंगी और उसको मार्केट में सेल करूंगी। सो दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड एज कॉस्ट प्लस मेथड और फुल कॉस्ट मेथड और मार्कअप प्राइसिंग मेथड। So now the next one is टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। ये हम पूरा जो भी हम ये जो पढ़ रहे हैं प्राइसिंग मेथड, ये कॉस्ट बेस के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था हमारा मार्कअप प्राइसिंग और इसमें सेकंड प्राइस है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, जो भी हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है उसका हम परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि इतना परसेंट हमको इस पे रिटर्न चाहिए, तो हमारा जो भी कॉस्ट आएगा उसमें उस इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ऐड करते हैं, उसका रिटर्न ऐड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टारगेट रिटर्न प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इन यूनिट। तो इससे हमको क्या पता चल जाता है, हमारा पर यूनिट प्राइस हमको पता चल जाता है अपने प्रोडक्ट का। नाउ देन, नाउ हियर द नेक्स्ट मेथड इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन प्राइसिंग आप सभी लोग जान, ब्रेक इवन सभी समझते होंगे आप लोग कि ब्रेक इवन एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में होता है, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्राइस डिसाइड करते हैं कि हमको प्रॉफिट भी ना हो, लॉस भी ना हो, बट हमारे जो जितना भी कॉस्ट लगा है हमारा, वो दोनों हमारा रिकवर हो जाए। So the point at which the total cost and the total revenue lines meet each other is called as break-even point। आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आप
कि एक जो हमारा किसी भी चीज प्रोडक्ट का जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं, जब हम ग्राफ में कोट करते हैं, तो हमारी एक कॉस्ट लाइन होती है, एक रेवेन्यू लाइन होती है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट लाइन और रेवेन्यू लाइन मीट करती है, वो हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। सो यदि हमको ब्रेक इवन मेथड से यदि हमें प्राइस डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नाउ नेक्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। व्हेन वी प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, द कॉस्ट इनकर्ड ऑन दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जब हम करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करते हैं। द प्राइस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट समझ में आया आपको? जैसे कि सपोज मैं 10 प्रोडक्ट बना रही थी, ठीक है, मेरे पास रॉ मटेरियल, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस साल में सपोज मैं लास्ट 5 ईयर से 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी वॉशिंग मशीन का। अब मैंने इस साइड सोचा कि मैंने इस साल मैं एक यूनिट और प्रोड्यूस करूंगी, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, या मैं मेरे पास रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा है। तो जब मैंने एक यूनिट और प्रोड्यूस किया, मैंने जो 11 वॉशिंग मशीन यदि मैंने प्रोड्यूस किया, तो जो एडिशनल यूनिट जो प्रोड्यूस किया, एडिशनल जो 1 यूनिट प्रोड्यूस किया, उसमें जो कॉस्ट इनकर्ड हुई, उस कॉस्ट को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। here the formula is marginal cost is equals to change in cost divided by change in quantity। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। ठीक है। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग में हम यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हम प्राइस डिसाइड करते हैं। सभी को क्लियर है ना मेरी? अब हर पॉइंट नहीं समझ आया आपको? ठीक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जिसको नहीं समझ आया, मैं फिर से बता रही हूँ। ये एक ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन है। ज्यादातर ये प्राइसिंग टेक्निक्स वहां यूज होती है जहाँ पे हम बिजनेस क्या करते हैं, सोशल सर्विस के लिए ये शुरू करते हैं। जैसे जो हॉस्पिटल होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो ये प्राइसिंग टेक्निक फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा एम यहाँ पे सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट जनरेट करना। इसलिए जितना भी कॉस्ट हमारा लगता है उस प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उतना ही हम चार्ज करते हैं प्राइस के थ्रू, कि हमारा एक्स्ट्रा जनरेट ना हो, बट हमें कुछ लॉस भी ना हो। ठीक है। सपोज आपने एक सोशल सर्विस के लिए आप खाना देना स्टार्ट किए। ठीक है, आपने 20 रुपए प्लेट खाना देना स्टार्ट किया। तो जो आपने 20 रुपए डिसाइड किया, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि जो भी आपका टोटल कॉस्ट लग रहा है उतना ही आपने प्राइस डिसाइड कर लिया। तो वो कहलाता है ब्रेक इवन प्राइसिंग। नाउ कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग। कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग में हम अपने कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। सबसे पहला होता है पैरिटी प्राइसिंग। पैरिटी प्राइसिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, आप पेयर अप करेंगे। जो भी चल रहा है, जो आपका कॉम्पिटिटर्स प्राइसिंग टेक्निक यूज कर रहा है, आप भी सेम प्राइसिंग टेक्निक यूज करेंगे। जैसे कि मैं मार्केट में टूथपेस्ट बनाना स्टार्ट किया मैंने, तो देखा ऑलरेडी मार्केट में जो टूथपेस्ट अवेलेबल है मेरे कॉम्पिटिटर्स के, वो लोग 50 रुपीज में सपोज एक पैकेट टूथपेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने भी जो प्रोड्यूस किया, मैंने भी अपना प्राइस कितना कोट कर लिया, 50। तो उसको हम बोलते हैं पैरिटी प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग भी बोला जाता है इसको। ठीक है। और ज्यादातर ये वाली प्राइसिंग टेक्निक कब यूज की जाती है, जब आप न्यू कब मार्केट में न्यू हो, ठीक है, न्यूली आप एंटर किए हो, और ऑलरेडी वहां पे कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो आप क्या करेंगे, पैरिटी प्राइसिंग के लिए जाएंगे। नेक्स्ट इज कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग के ही अंतर्गत सेकंड वाला आता है हमारा डिस्काउंट प्राइसिंग। डिस्काउंट प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारा कॉम्पिटिटर प्राइस डिसाइड किया है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, उससे हम कम प्राइस चार्ज करें। ठीक है। जब आप कॉम्पिटिटर से कम प्राइस चार्ज करेंगे, तो लोग क्या करेंगे, आपके प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट होंगे कि आपके प्रोडक्ट को
चलिए न्यू 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 प्रोडक्ट आया मार्केट में, तो हम इसको ट्राई करते हैं, ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है, तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आप डिस्काउंटिंग प्राइसिंग के लिए भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग मतलब एक्स्ट्रा, जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, जो भी प्रिवलिंग प्राइस है मार्केट में, उससे आप एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। आप एक्स्ट्रा कब चार्ज कर सकते हैं? जब आप उस मार्केट के लीडर होंगे, ठीक है, आपके पास अच्छे कस्टमर होंगे, लॉयल कस्टमर होंगे, जो कि यदि आप प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो उनके प्राइसिंग डिसीजन में कोई सॉरी उनके परचेजिंग डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक प्रोडक्ट है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तब आप प्रीमियम प्राइसिंग के लिए जा सकते हैं। नाउ प्राइसिंग मेथड की थर्ड कैटेगरी हमारा डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग पॉलिसी के भी अंतर्गत चार चार टाइप ऑफ प्राइसिंग मेथड आता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है परचेजिंग पावर प्राइसिंग। परचेजिंग पावर प्राइसिंग के का मतलब होता है कि आपके जो टारगेट कस्टमर है, आप जिन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, उनकी पेइंग एबिलिटी क्या है, उनकी पेइंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जब डिसाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं परचेजिंग पावर प्राइसिंग। ये ज्यादातर रिटेलर्स के द्वारा किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए सही होता है, क्योंकि आपको जब शॉर्ट टर्म में मार्केट को कवर करना होता है और आपके कस्टमर को अवेयर कराना होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तब आप ये प्राइसिंग टेक्निक यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है स्कीमिंग प्राइसिंग टेक्निक। स्कीमिंग प्राइसिंग टेक्निक का मतलब होता है कि आप जब आप मार्केट में आए तो आप लो प्राइस चार्ज करें, ठीक है, एकदम लो प्राइस करें। ये प्राइसिंग टेक्निक किसने यूज की थी? जियो ने यूज की थी। स्टार्टिंग में जब जियो आया, लॉन्च हुआ, वो बहुत चीप प्राइस में हमको डेटा प्रोवाइड करने लगा, तो क्या हुआ, पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया धीरे धीरे करके। हर किसी के पास, सपोज मैं एयरटेल की यूजर थी या बीएसएनएल की यूजर थी, फिर भी मैंने क्या है, एक एडिशनल सिम लिया और उसको भी मैंने यूज करने लगा। तो स्कीमिंग प्राइसिंग के थ्रू जियो ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कवर किया था। और क्या होता है स्कीमिंग प्राइसिंग में, हम स्टार्टिंग में तो उसको लो प्राइस चार्ज करते हैं, बट हम धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज करते हैं, जैसे जियो ने बाद में किया। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग में भी क्या करते हैं, हम हाई प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें बताना है, जैसे जो लग्जीरियस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर का माइंडसेट क्या होता है, यदि कोई प्रोडक्ट चीप प्राइस में अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या सोचेंगे, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है इसलिए वो कम प्राइस में अवेलेबल है। तो क्या करती कंपनी, स्टार्टिंग में प्राइस का हाई रखती है, कि लोगों का माइंडसेट बन जाए कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है और कॉस्टली है, ठीक है। ये लग्जीरियस प्रोडक्ट में आता है, जैसे कि क्रॉक्स कंपनी जो है, क्रॉक्स कंपनी ने क्या किया था, ये वाला प्राइसिंग टेक्निक यूज किया था, और वो स्टार्टिंग से ही अपने प्रोडक्ट का प्राइस 3 टाइम्स ज्यादा रखी थी, ठीक है, कंपेयर टू द अदर ब्रांड्स अवेलेबल, ठीक है। जैसे सपोज कोई सैंडल आपकी मेट्रो में 2000 में अवेलेबल है, तो उसी टाइप की सैंडल आप यदि क्रॉक्स में लेने जाएंगे, तो वो किस में कितने में, 4000 5000 रुपए में सेल कर रही थी, ठीक है। क्यों कर पा रही थी? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट यूनिक था, ठीक है, उसके पास यूनिक फीचर्स थे, इसलिए वो इस प्राइसिंग मेथड को अडॉप्ट कर पाई। नेक्स्ट है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग का मतलब होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को देखने के बाद क्या सोचता है। देखिए, आपको मैं कोई प्रोडक्ट ला के दूंगी तो आप क्या बोलोगे, अरे ये इतने रुपए का नहीं लग रहा है। सपोज कोई आपको प्रोडक्ट ला के दिया, तो आप बोलते हैं ना, अरे नहीं ये इतने रुपए का नहीं लग रहा है, ये इतने रुपए का होगा, ऐसा करके। तो कंज्यूमर जो आपके प्रोडक्ट को देख के परसीव कर रहा है प्राइस, उस बेसिस पे जब आप प्राइसिंग करते हैं, तो उसको हम परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है। ये जैसे सियाराम शूटिंग, बाटा शूज, ये सारी कंपनियां इस टाइप की टेक्निक्स को यूज करती हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्राइसिंग, जो कि हमारा सेकंड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं कुछ पोल्स आपको
शो कर रही हूँ। सभी मैक्सिमम लोग इसे आंसर कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए यस और नो। चलिए, फीडबैक आने लगा, आंसर आने लगा, इट मीन सभी को दिखाई दे रहा है। सो हियर वी हैव द क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कॉस्ट प्लस प्राइसिंग रेफर्स टू। ठीक है, हमने एक मेथड पढ़ा, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। ठीक है, तो उसका वो उसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास, सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बेसिस पे आप प्राइस डिसाइड करते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में। या एडिंग ए स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। आप क्या करते हैं, जो भी आपका कॉस्ट निकला है प्रोडक्ट का, उसमें कुछ आप फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्राइसिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर के जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस डिसाइड करते हैं। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑफरिंग डिस्काउंट टू लॉयल कस्टमर। और आप, यदि आपके पास फोर्थ ऑप्शन है कि जो भी आपके लॉयल कस्टमर है, ठीक है, जो आपके हार्डकोर लॉयल कस्टमर, आप उसको उनको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं। सभी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कीजिए। ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो पोल मैं लॉन्च करती हूँ, उसमें मेरे पास अभी 80% स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है। नाउ हियर वी हैव द रिजल्ट्स। हमारे 70% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया है, जो कि है एडिंग ए स्पेसिफिक प्रॉफिट टू द प्रोडक्ट कॉस्ट। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट अपना डिसाइड करते हैं, उसमें हम एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ मार्जिन डिसाइड करते हैं, और जो उसका सम टोटल करके हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं। क्लियर है सभी को? जो फर्स्ट ऑप्शन था उसका क्या था, सेटिंग द प्राइस बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटर्स प्राइस। तो ये किस में करते हैं, हम कॉम्पिटिटर्स ओरिएंटेड पॉलिसी में करते हैं। ठीक है। थर्ड ऑप्शन था आपका प्राइसिंग प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक के किस कब करते हैं हम, जो हमारा परसीव्ड वाला था। ठीक है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग में हम कस्टमर का फीडबैक लेके कस्टमर के जो माइंड में जो परसीव्ड वैल्यू है हमारे प्रोडक्ट की, उसके बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करते हैं। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। सभी रिप्लाई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सेशन का। देखिए, लोगों का रिप्लाई आ रहा है क्वेश्चन में लोग, तो इट मीन्स कि क्वेश्चन आप लोग को विजिबल है। और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी क्वेश्चंस को। ठीक है।
चलिए, let's discuss this question. Here we have the question: in value based pricing, what is the key focus when determining the price of the product? ठीक है, जब हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करते हैं, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है हमारी? परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग को हम वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी बोलते हैं। जब हम कंज्यूमर जो वैल्यू परसीव कर रहा है उस बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट के बेसिस पे। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के बेसिस पे। या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू के बेसिस पे। या गवर्नमेंट रेगुलेशन के बेसिस पे। ये चार ऑप्शन है आपके पास। अब समझ में आया? क्लियर हुआ क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है 47% स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट कॉस्ट, 19% स्टूडेंट ने सिलेक्ट किया कॉम्पिटिटर्स प्राइस, 31 स्टूडेंट्स ने किया कस्टमर परसीव्ड वैल्यू, एंड द राइट आंसर इज कस्टमर परसीव्ड वैल्यू ओनली। ठीक है, आप लोग चीजें समझिए कि जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू मीन्स जो कस्टमर के माइंड पे जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू है, ठीक है, तो वो क्या होगा? कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। जब आप प्रोडक्ट के कॉस्ट का सम टोटल करके उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं, तो वो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो जाएगा। जब आप कॉम्पिटिटर, जो आपका कॉम्पिटिटर है, उसके बेसिस पे आप अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हैं, तो वो कॉम्पिटिटर्स बेस्ड प्राइसिंग हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो कि गवर्नमेंट जो अपने प्राइसिंग टेक्निक करती है, जो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट रहते हैं, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड होता है, उसको हम गवर्नमेंट बेस्ड प्राइसिंग बोलते हैं, जो कि नॉर्मली रिटेलिंग में हम नहीं पढ़ते हैं। और ये क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? से यस और नो? ठीक है, आपके पास लास्ट 2 to 3 मिनट से, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आंसर आंसर आपको परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग बताया है मैंने लास्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन फिर से मैं ओपन कर दे रही हूँ जिनको नहीं समझ में आया है। देखिए, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसका करेक्ट आंसर है कस्टमर परसीव्ड वैल्यू। जब आप वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग की बात करते हैं, तो जो कस्टमर के माइंड पे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जो है, उसके बेसिस पे जब आप प्राइस डिसाइड करते हैं, तो हम उसको कस्टमर परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग बोलते हैं। दिखाई दे रहा है ना सबको? नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे आपका ये जो मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया, हमने प्राइस डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेस। ठीक है, प्लेस में ही बहुत सारी चीजें होती है। प्लेस मीन्स होता है कि प्लेटफॉर्म जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जो भी हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें हम प्लेस में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में दोनों चीजें कवर करेंगे, प्लेस एज वेल एज प्रमोशन।
क्लियर है सभी को? और कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर चुका है। इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोग से, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। आप लोग एक जगह नोट डाउन करके रखते जाइए। ये सारे टूल्स टेक्निक्स जो हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइसिंग, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो हमने पढ़ा था, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पैकेजिंग में हम ब्रांड इक्विटी, टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, ये सारी जो चीजें, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम आपसे क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बट पढ़ना आपको पूरा है। पूरा जो एसएलएम आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको पूरा एसएलएम रीड करना है, पढ़ना पूरा है। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है, इसलिए हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं क्लास में।